तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि भू राजनीति की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल के बीच संबंध की विवेचना कीजिए। भू राजनीति की संकल्पना या फिर इसकी अवधारणा क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको बताना है। और इसके साथ साथ जो भू राजनीति है और जो राजनीतिक भूगोल है उसके बीच में क्या संबंध है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, कि जो भू राजनीति होता है और जो राजनीतिक भूगोल होता है उसके बीच में क्या संबंध है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भू राजनीति किसको कह सकते हैं। ठीक है, भू राजनीति किसको कह सकते हैं। तो भू राजनीति क्या है, एक ऐसा विषय है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किसी भी देश का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो उसके देश का जो कह सकते हैं उसका देश का जो राजनीति है उसको किस तरह से प्रभावित करता है, उसके देश का जो विदेश नीति है वो उसको किस तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब किसी भी देश का, जैसे हमारा देश है तो हमारे देश का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो हमारे देश के राजनीति को किस तरह से प्रभावित करता है, हमारे देश के विदेश नीतियों को किस तरह से प्रभावित करता है, हमारे देश की शक्ति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस तरह से प्रभावित करता है, उसी को भू राजनीति कहा जाता है। भू का मतलब क्या होता है, भू का मतलब होता है आपका भूगोल, और राजनीति का मतलब आपको पता है राजनीति क्या होता है। ठीक है, तो दोनों मिला करके भू राजनीति बनता है। और भू राजनीति का मतलब ये होता है जहां पर किसी भी देश का जो भौगोलिक स्थिति है वो उस देश की राजनीति को प्रभावित करता है, उसी को भू राजनीति कहा जाता है। शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। डिटेल में इस चीज को यहाँ पर हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा टाइम आपका लग सकता है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो 100% गारंटी आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, और चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनको भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब वो लोग भी कर लेंगे। ठीक है, साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। एक छोटा सा बस भूमिका लिखा उसको समझना शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ यह स्पष्ट होता गया कि किसी भी देश की राजनीति केवल उसके नेताओं और नीतियों से ही प्रभावित नहीं होती। क्या कहा है कि जो मानव सभ्यता है उसका जैसे जैसे विकास होता गया उसके साथ साथ ये भी पता चलता गया, ये भी स्पष्ट होता गया कि किसी भी देश का जो राजनीति है वो केवल उसके नेताओं से या फिर उसके नीतियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसकी भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, समुद्री मार्ग, सीमाएं और पड़ोसी देश भी उसकी राजनीतिक शक्ति और विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपके देश में जो नेता है सिर्फ वही आपके देश की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर उन नेताओं के द्वारा जो भी सरकार होता है उसके द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती है सिर्फ वही देश की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, बल्कि जो इन राजनीति या फिर नेताओं के अलावा जो भौगोलिक स्थिति होता है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं देश के किसी भी क्षेत्र के, जो समुद्री मार्ग होता है, जो सीमाएं होती है, जो पड़ोसी देश होते हैं, वो भी क्या करते हैं, राजनीति को या फिर उसकी शक्ति को, विदेश नीति को प्रभावित करने का काम करते हैं। इन्हीं संबंधों का अध्ययन भू राजनीति के अंतर्गत किया जाता है। और ये सारे जो संबंध है, ठीक है, कि किसी भी देश का जो शक्ति है, किसी भी देश का जो राजनीति है, उसका जो विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो किस तरह से भूगोल के कारण प्रभावित होता है, इसी के अंतर्गत इसको अध्ययन किया जाता है। भू राजनीति के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में विश्व की महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण, समुद्री मार्गों की सुरक्षा तथा क्षेत्रीय संघर्षों को समझने के लिए भू राजनीति का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हो गया है। आज के टाइम में कहा जा रहा है कि विश्व में जितनी महाशक्तियां हैं, ठीक है, उसके बीच में जो प्रतिस्पर्धा है, ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण है, मतलब सभी जो बड़े शक्तियां वो चाहते हैं कि जो ऊर्जा संसाधन उस पर नियंत्रण स्थापित कर सके। जो समुद्री मार्ग है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बनाना, मतलब अपने लिए सुरक्षा, और दूसरों के लिए ऐसा चाहते हैं वो लोग कि वहां पर हम लोग टैक्स वसूल सके। ठीक है, क्षेत्रीय संघर्षों को समझने के लिए भू राजनीति का अध्ययन बहुत जरूरी हो गया, ताकि भू राजनीति का मतलब क्या है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आपका भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश की राजनीति को तय करने के लिए। जैसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अभी जो ईरान है, ठीक है, जहाँ पर स्टेट ऑफ हार्मुज आप देखते हैं, जहाँ से सारा तेल, अभी जो हमारे देश में तेल महंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मुज में जो जहाज है उसको पार नहीं होने दे रहा है। इसी कारण क्या है, तो पेट्रोल महंगा हो रहा है। हमारे पास जितना भी खाने का सामान है, बहुत सारा सामान, उसको भी बोल रहे जो हमारे देश की सरकार है वो कह रहे हैं कि उनको कम कीजिए। सोना खरीदने के लिए मना करें, क्यों, सोना खरीदने का तो पूरा जो सिस्टम वो अलग ही है, उसके लिए अगर हम वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम लग जाएगा, उसके बारे में बताना शुरू करेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए आप लोग कि जो भू राजनीति या फिर जो भूगोल है वो भी देश की राजनीति को प्रभावित करता है। आगे दोस्तों लोग यहाँ पर देख लेते हैं भू राजनीति की संकल्पना या फिर इसकी अवधारणा, या फिर इसको कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। आप भू राजनीति को नहीं समझ पा रहे होंगे तो हो सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स को आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि ये जो शब्द आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स, इसको बार बार आप लोग सुनते होंगे। कहा जा रहा है कि भू राजनीति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है आपका भू और दूसरा आपका राजनीति। भू का मतलब होता है पृथ्वी या फिर भौगोलिक स्थिति। भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। ठीक है, तो भू मतलब पृथ्वी या फिर भौगोलिक स्थिति, कौन सा देश या फिर कह सकते हैं कौन सा क्षेत्र का किस जगह पर स्थिति है, उसके बोल उसी को भू बोला जाता है, फिर भौगोलिक स्थिति कहा जाता है। और राजनीति का मतलब होता है शक्ति, शासन और राजनीतिक निर्णय। राजनीति का मतलब आपको पता है, आप देखते होंगे अपने आसपास में जो राजनीति, अपने परिवार में जो देखते होंगे राजनीति, वही सब राजनीति। ठीक है, अर्थात भू राजनीति वह अध्ययन है जिसमें यह समझा जाता है कि
किसी देश की भौगोलिक परिस्थितियां उसकी राजनीति, विदेश नीति, शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करती है। क्या कहा जा रहा है कि जो भू राजनीति है वह यह अध्ययन है, एक प्रकार का ऐसा अध्ययन है जिसमें यह समझा जाता है कि जो किसी भी देश का भौगोलिक परिस्थिति है, मतलब किसी भी देश का जो भौगोलिक परिस्थिति, मतलब हमारा जो देश वो कहाँ पर स्थित है, हमारे देश के अगल बगल कौन से देश हैं और हमारे पास से क्या व्यापार होता है, मतलब जो भी हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार से उसकी राजनीति को, विदेश नीति को, शक्ति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं भू राजनीति। अगर दोस्तों और इसको आसान भाषा में समझना चाहे तो समझ सकते हैं कि भू राजनीति वह अध्ययन है जिसमें भौगोलिक कारकों और राजनीतिक शक्ति के बीच संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। क्या कहा जा रहा है कि भू राजनीति एक ऐसा अध्ययन है जिसमें भौगोलिक कारकों, मतलब भौगोलिक कारक मतलब कुछ भी हो सकता है, भूगोल से रिलेटेड कोई भी चीज हो सकता है, और जो राजनीतिक शक्ति है उसके बीच में संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं भू राजनीतिक का अर्थ और उद्देश्य। हम आपको बताया कि राजनीति आप अपने घर में भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जैसा राजनीति देश के राजनीति में होता है ऐसा आपके घर में होता होगा। हमारे घर में राजनीति कैसे होता है कि जैसे दो बेटी है, दो बेटी में से जो बड़ी बेटी उसका शादी कितने में कर लेना ताकि छोटी बेटी का भी ब्याह हो सके सही से, इस तरह से हमारे घर में राजनीति होता है। तो इसको बहुत ही छोटा राजनीति हम लोग अपने सिर्फ जीवन को बिताने के लिए राजनीति करते हैं, वो राजनीति हम लोग नहीं करते जो सरकार करती है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं भू राजनीति का अर्थ और उद्देश्य। भू राजनीति क्या क्या अर्थ होता है और उसके क्या उद्देश्य होते हैं। भू राजनीति केवल यह नहीं बताती कि कोई देश कहाँ स्थित है, बल्कि यह भी समझाती है कि उसकी भौगोलिक स्थिति उसकी शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। क्या कहा जा रहा है कि जो भू राजनीति है वो केवल ये नहीं बताता है कि कोई भी जो देश है वो किस जगह पर स्थित है, ठीक है, बल्कि वो ये भी समझाता है, जो भू राजनीति है वो ये भी समझाता है कि भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से उसकी शक्ति को प्रभावित करता है। जो भौगोलिक स्थिति है वो उस देश का किस तरह से उसकी शक्ति को प्रभावित करता है। दूसरा जो यहाँ पर वो बताने का काम करता है प्राकृतिक संसाधन विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। हमारे देश में या फिर किसी भी देश में जो प्राकृतिक संसाधन है वो उसके राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, विदेश नीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है। और तीसरा जो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है समुद्री मार्गों और सीमाओं का सामरिक महत्व क्या है। जो समुद्री मार्ग है, जो सीमाएं, उसका सामरिक मतलब राजनीति के दृष्टिकोण से कैसे राजनीति को बढ़ावा देने के लिए, फिर सैन्य सुरक्षा के लिए कितना ज्यादा महत्व है, कितना ज्यादा बेहतर है, ठीक है, उसको बोलते हैं सामरिक। तो समुद्री मार्गों के लिए या फिर सीमाओं के लिए सामरिक महत्व क्या है ये भी ये समझाता है। साथ में महाशक्तियां किन क्षेत्रों में अपना प्रभाव क्यों बढ़ाना चाहती, ये भी जो हमारा भू राजनीति वो समझाने का काम करता है। जैसे कि अभी आप सुने हैं कि अमेरिका वालों ने क्या किया, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति उनको उठा लिया, ठीक है, मतलब जो वहां के मुख्य नेता थे उनको उठा लिया। क्यों उठा लिया? क्योंकि जो वेनेजुएला देश है वो अमेरिका का बात नहीं मान रहा था और वो अमेरिका चाहता था कि जो तेल वाला कंट्री है उस पर मेरा कब्जा रहे, उस पर क्या है तो मेरा नियंत्रण रहे, और वही चीज नहीं हो पा रहा था। इसके कारण वहां का जो मुख्यमंत्री था, मतलब जो मुखिया था, उसी को क्या है वो उठा लिया गया, ठीक है। तो इसी तरह से महाशक्तियां किन क्षेत्रों में अपना प्रभाव क्यों बढ़ाना चाहती है, ये सारी बातों का अध्ययन कौन करता है, भू राजनीति ही करता है। इस प्रकार भू राजनीति का मुख्य उद्देश्य भूगोल और राजनीतिक शक्ति के संबंध को समझना है। क्या कहा गया, इस प्रकार जो भू राजनीति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भूगोल और राजनीतिक शक्ति के संबंध को समझना। जो भूगोल है और जो राजनीतिक शक्ति उसके बीच में क्या संबंध है, क्या शक्ति संबंध है, उसी चीज को समझना भू राजनीति कहलाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझेंगे कि भू राजनीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भू राजनीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो पहला जो इसका विशेषता है भू राजनीति का वो है शक्ति केंद्रित अध्ययन। शक्ति केंद्रित अध्ययन, क्या कहा जा रहा है कि भू राजनीति का मुख्य संबंध राजनीतिक शक्ति से होता है। भू राजनीति का मुख्य संबंध किसके साथ होता है, राजनीतिक शक्ति से होता है। यह अध्ययन करती है कि कोई राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति का उपयोग कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक उदाहरण दिए थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज का, ठीक है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य का। तो वहां पर जो वो मार्ग है, ईरान वालों ने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना शुरू किया, वहां से लोग टैक्स वसूलते हैं, जो भी देश का जहाज वहां पर पार होता है उससे वो टैक्स वसूल करते हैं, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि भू राजनीति का मुख्य संबंध राजनीतिक शक्ति से होता है। यह अध्ययन करते हुए कोई भी राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी भौगोलिक स्थिति का उपयोग कैसे करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर म्यांमार को हमारे देश से, जैसे यहाँ पर हमारा भारत हो गया, ठीक है, ये हमारा भारत हो गया और ये आपका म्यांमार है। अगर म्यांमार को हमारे देश से कोई व्यापार करना है, किसी दूसरे देश से, यहीं से लेकर के उसको जाना है, तो हम लोग इस मार्ग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम लोग इससे टैक्स लेंगे, ठीक है। या फिर हमारे अगर समुद्री मार्ग से इसका इस्तेमाल होता है व्यापार के लिए, तो हम लोग इससे क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। तो ये बात यहाँ पर कहा गया था। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इसका अध्ययन केवल एक देश तक सीमित नहीं होता, बल्कि विभिन्न देशों के बीच संबंधों, संघर्षों और सहयोग को भी समझा जाता है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि इसका जो अध्ययन है भू राजनीति का केवल एक देश तक सीमित नहीं होता है, बल्कि विभिन्न देशों के बीच क्या संबंध है इसके बारे में समझाया जाता है। साथ में क्या संघर्ष है, किन कारणों से संघर्ष है, सहयोग को भी समझा जाता है, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट देखेंगे वो है गतिशील प्रकृति। क्या है, गतिशील प्रकृति। इसका जो भू राजनीति का जो प्रकृति, जो स्वरूप है वो गतिशील मतलब बदलता रहता है।
विश्व राजनीति के साथ बदलती रहती है। विश्व जो राजनीति के साथ क्या है तो बदलता ही रहता है, इसलिए भू राजनीति भी परिवर्तनशील होती है। इसलिए जो भू राजनीति वो भी बदलता रहता है, क्योंकि जब देश बदलता रहेगा, देश का राजनीति बदलता रहेगा, तो जो भू राजनीति वो भी बदलता रहेगा। ठीक है। कहा जा रहा है कि पहले समुद्री शक्ति को अधिक महत्व दिया जाता था, जबकि आज ऊर्जा, साइबर स्पेस और समुद्री व्यापार भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहले क्या तो समुद्री मार्ग, मतलब अधिकतर जो व्यापार होता था पहले, आज भी व्यापार तो समुद्री मार्ग से ज्यादा होता है, लेकिन पहले क्या तो सिर्फ उसी को ज्यादा महत्व दिया जाता था जो समुद्री मार्ग है। ठीक है। समुद्री शक्ति जिसके पास है उसी को ज्यादा महत्व दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम में जो ऊर्जा है, मतलब जिसके पास तेल निकलता है, ठीक है, जिसके पास ऊर्जा, जिसके पास कोयला है, जिसके पास लो अयस्क है, जिसके पास साइबर स्पेस है, ठीक है, जिसके पास समुद्री व्यापार, उसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। चौथा जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट देखते हैं वो है सामरिक महत्व। क्या है? सामरिक महत्व। अगला इसका विशेषता क्या है? सामरिक महत्व। कहा जा रहा है कि भू राजनीति रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी देश की सीमाएं, बंदरगाह और सामरिक स्थिति उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। तो ये सामरिक महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। भू राजनीति रक्षा का, सुरक्षा और विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामरिक मतलब समझ में आ रहा है? सामरिक मतलब आपको बार बार बता रहे हैं, सामरिक मतलब एक ऐसा क्षेत्र जो राजनीति के दृष्टिकोण से भी बेहतर हो और सैन्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहतर, मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिससे आपका देश आराम से सुरक्षित हो सकता है। आप यहाँ पर अपने सैन्य अड्डे बना सकते हैं, इस पर आपका राजनीति पर कंट्रोल होगा। ठीक है। इसको बोलते हैं सामरिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं सामरिक महत्व। ठीक है। पांचों जहां पर इसकी विशेषता को हम लोग देखेंगे वो है संसाधनों पर विशेष ध्यान। तेल, गैस, जल और खनिज जैसे संसाधन आज भू राजनीति के प्रमुख विषय बन चुके हैं। भू राजनीति का प्रमुख विषय बन चुका। भू राजनीति का मतलब सीधा सीधा ऐसा, पहले क्या था कि आप जिस क्षेत्र पर हैं उसको बोला जाता था भू, और जहां पर आप राजनीति को प्रभावित हो रहे हैं, जो भी आपके देश का राजनीति प्रभावित हो रहा है उसको बोलते थे राजनीति। लेकिन आज के टाइम में ये सब कुछ क्या बन चुका है? तेल, गैस, जल, खनिज, ये सब कुछ बन करके रह गया है। भू राजनीति का मतलब सिर्फ ये सब बन करके रह गया आज। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर राजनीतिक भूगोल का अर्थ को देखते हैं। राजनीतिक भूगोल का अर्थ, कि राजनीतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, यह चीज आपसे पूछा गया था। सबसे पहले तो आपसे पूछा है कि भू राजनीति क्या होता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया कि जो राजनीतिक भूगोल है और जो भू राजनीति है उसके बीच में क्या संबंध है। तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि राजनीतिक भूगोल क्या है। ठीक है। आपने भू राजनीति को समझ लिया, अब हम लोग राजनीतिक भूगोल को समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग दोनों के बीच में संबंध को देखेंगे। कहा जा रहा है कि राजनीतिक भूगोल, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित राजनीतिक इकाइयों जैसे कि राज्य, राष्ट्र, सीमाएं, राजधानी, निर्वाचन क्षेत्र तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं के स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। ये चीज आपको इससे पहले जो क्वेश्चन करवाएं आपका मेजर 17 में, उस चीज में आपको बताएं कि राजनीतिक भूगोल क्या होता है। ठीक है। राजनीतिक भूगोल में आपको डिटेल में सब कुछ बता चुके हैं। वही बात यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल का एक शाखा है जिसमें पृथ्वी की सतह में मतलब क्या, जो भी राजनीतिक इकाइयां होती हैं, जैसे कि राज्य हमारा है, हमारा राष्ट्र है पृथ्वी की सतह पर, सीमाएं हैं, राजधानी है, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र है, राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, के साथ स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ क्या है तो स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है, कहाँ पर क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। सरल शब्दों में कहे तो राजनीतिक भूगोल राज्य और राजनीति के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन करता है। जो राजनीतिक भूगोल है वो राज्य और राजनीति के भौगोलिक स्वरूप का ये अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वोटर जो है वो वोट कैसे देता है, अपना वोट वो कैसे देता है, अपना मतदान कैसे करता है, किन मुद्दों पर करता है, ठीक है, और वो उसको किस तरह से प्रभावित करता है, इन सभी बातों का जो अध्ययन करता है वो कौन करता है? आपका राजनीतिक भूगोल ही करता है। आगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल के बीच संबंध को समझते हैं। जो भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल उसके बीच में क्या संबंध है, यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पहला जो यहाँ पर हम लोग संबंध देखते हैं वो है दोनों का आधार भूगोल ही है। चाहे भू राजनीति हो या फिर राजनीतिक भूगोल हो, दोनों का आधार क्या है? भूगोल ही है। कहा जा रहा है कि भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल दोनों ही भौगोलिक कारकों को महत्व देते हैं। दोनों क्या तो भौगोलिक कारकों को महत्व देते हैं। दोनों यह स्वीकार करते हैं कि स्थान, स्थिति, संसाधन और सीमाएं राजनीति को प्रभावित करती हैं। दोनों, चाहे वो भू राजनीति हो या फिर राजनीतिक भूगोल हो, दोनों ये स्वीकार करते हैं कि स्थान, स्थिति, संसाधन और सीमाएं राजनीति को प्रभावित करते हैं। आपको हम बताएं कि जो भू राजनीति है उसमें भूगोल जो है, जो भौगोलिक परिस्थिति वो किस तरह से राजनीति को प्रभावित करता है, ये आपको समझ में आया। उसी तरह से जो आपका राजनीतिक भूगोल है उसको भी भूगोल क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी नेता भाषण देने के लिए जाता है तो वो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भाषण देता है। अगर किसी औद्योगिक क्षेत्र में वो जाकर के भाषण देगा और वहां पर किसान के बारे में बात करें कि आप ये बीज लगाइए, इतना फसल उगाइए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? लोग उसको वोट देंगे? नहीं देंगे। लेकिन वहीं पर अगर वो किसान वाले क्षेत्र में जाकर के, जहाँ पर किसान रहते हैं, जहाँ पर खेती होता है, अगर वहां पर जाकर यही भाषण सेम देंगे तो उस पर क्या किसानों पर असर पड़ेगा और वहां पर उनको वोट मिलेगा। तो दोनों ही कहा जा रहा है कि जो दोनों ही, चाहे वो राजनीतिक भूगोल चाहे भू राजनीति हो, ये स्वीकार करते हैं कि स्थान, स्थिति, संसाधन और सीमाएं राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है। अगला जो यहाँ पर हम इसका पॉइंट देखेंगे वो है राजनीतिक भूगोल वर्णन करता है
भू राजनीति विश्लेषण करती है। जो राजनीतिक भूगोल है वो वर्णन करता है, और जो भू राजनीति वो क्या करता है, विश्लेषण करता है, मतलब जांच करता है। राजनीतिक भूगोल मुख्य रूप से यह बताता है कि राज्य कहाँ स्थित है। जो राजनीतिक भूगोल है ये क्या बताता है कि राज्य कहाँ पर स्थित है, ये सीमाओं का अध्ययन करता है, राष्ट्र राज्य ये सारी चीजों का ये अध्ययन करता है। उनकी सीमाएं कैसी है, उनका क्षेत्रीय स्वरूप क्या है। जबकि भू राजनीति यह विश्लेषण करती है कि इन भौगोलिक परिस्थितियों का राजनीतिक शक्ति और विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहा गया कि राजनीतिक भूगोल वर्णन करता है कि कोई भी राज्य जो है, कोई भी जो राष्ट्र वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है, उसकी सीमाएं कैसे लगती हैं, इसका स्वरूप कैसा है, ठीक है, वो कितना बड़ा क्षेत्र है, इन सब बातों का बात करता है। लेकिन वहीं पर जो भू राजनीति है वो इन सब बातों का अध्ययन करता है, इन सब बातों का विश्लेषण करता है कि ये जो भौगोलिक चीजें हैं, ये सब जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, वो राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करता है, राजनीतिक शक्तियों को किस तरह से प्रभावित करता है, जो विदेश नीति उसको किस तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, अर्थात राजनीतिक भूगोल क्या है, कहा जा रहा है कि अर्थात राजनीतिक भूगोल क्या और कहाँ का उत्तर देता है, जबकि भू राजनीति क्यों और कैसे का उत्तर देता है। मतलब ये क्या करता है, विश्लेषण करता है, और ये क्या करता है, वर्णन करता है, कहाँ पर है, क्या है। ठीक है, जबकि जो आपका भू राजनीति वो क्या करता है, तो बताता है कि क्यों ऐसा है, कैसे ऐसा है। ठीक है, अगला जिसका हम लोग संबंध देखते हैं दोनों के बीच में वो है अध्ययन का क्षेत्र अलग लेकिन पूरक है। अध्ययन का क्षेत्र दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, तो एक दूसरे का पूरक है। कहा जा रहा है कि राजनीतिक भूगोल का क्षेत्र अपेक्षाकृत व्यापक है। इसमें राज्य, सीमाएं, निर्वाचन, भूगोल और प्रशासनिक संगठन जैसे विषय शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के बारे में, सीमाओं के बारे में, निर्वाचन, भूगोल के बारे में, ठीक है, जो प्रशासनिक संगठन उनके बारे में अध्ययन करना रहता है राजनीतिक भूगोल में। जबकि भू राजनीति का ध्यान मुख्य रूप से शक्ति, सामरिक हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित रहता है। फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि दोनों का जो आधार है वो क्या है, भूगोल ही है। चौथा जो हम इसका संबंध देखेंगे वो है विदेश नीति को समझने में सहयोग। विदेश नीति को समझने में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। किसी देश की विदेश नीति को समझने के लिए पहले उसकी भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक संरचना को समझना आवश्यक होता है। किसी भी देश का जो विदेश नीति है उसको समझने के लिए क्या जरूरी है, तो भौगोलिक स्थिति की, वो जो देश है वो कहाँ पर स्थित है, उसके आजू बाजू क्या है, और उसका जो भूगोल है वो कैसा है, साथ में राजनीतिक संरचना कैसी है उसकी, ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। इस प्रकार राजनीतिक भूगोल भू राजनीति के लिए आधार प्रदान करता है। पांचों जहां पर हम लोग संबंध देखेंगे वो है राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंध कहा जा रहा है कि राजनीतिक भूगोल सीमाओं और क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन करता है। जो राजनीतिक भूगोल आपको हम बताएं कि वो सीमाओं का, ठीक है, राज्य का, राष्ट्र का, निर्वाचन भूगोल का, ये सारी चीजों का वो अध्ययन करता है। ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र का ये अध्ययन करता है। जबकि भू राजनीति यह स्पष्ट करती है कि ये सीमाएं राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक रणनीतियों को कैसे प्रभावित करती है। एक जो भूगोल है, जो एक जो आपका राजनीतिक भूगोल है वो क्या करता है, सीमाओं के बारे में बताता है, और दूसरा जो आपका भू राजनीति है वो बताता है कि किस तरह से ये सामरिक रणनीति को प्रभावित करता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। एक छोटा सा बस आपको निष्कर्ष देख लेना है। कहा जा रहा है कि भू राजनीति आधुनिक विश्व राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह स्पष्ट करती है कि भौगोलिक स्थिति, संसाधन और सामरिक परिस्थितियां किसी राष्ट्र की शक्ति और विदेश नीति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। वहीं राजनीतिक भूगोल राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन करता है। क्या कहा गया कि वहीं पर जो राजनीतिक भूगोल है वो राजनीतिक घटनाओं का, संस्थाओं के भौगोलिक स्वरूप का ये अध्ययन करता है। ठीक है, तो ऊपर ही हम आपको सब कुछ बताते हैं, बस इस तरह से एक छोटा सा आपको निष्कर्ष लिख लेना है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक एक वीडियो को बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, गर्मी भी लगता है, गर्मी में पंखा भी नहीं चालू कर सकते क्योंकि आवाज़ फिर खराब होगा। तो मेहनत कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।